नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 8 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 8 जुलाई हो गया है आज और 8 अगस्त और 8 सितंबर फिर 30 सितंबर को आपका पेपर हो जाएगा। तो कृपया करके ये जो अंतिम का 3 महीना होता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय आपके जीवन में शायद ही कोई आएगा। इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना ज़्यादा समय दे सकेंगे अपना 100% 200% दीजिएगा। कुछ भी मत कीजिए इस 3 महीने के दौरान, केवल पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। जितने ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने तो 10,000 MCQ का टारगेट दिया था ना आपको, जब 90 दिन का प्लान मैंने करवाया था। आप 20,000 कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, जिससे सिलेक्शन आपका श्योर हो जाए 70 में। 30 सितंबर को अगर एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का डेट हो सकता है कि अक्टूबर में जाए। पहले से ही अंदेशा था क्योंकि नोटिफिकेशन आने में काफ़ी देर हो चुकी है। 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन आने का उम्मीद की जा रही कि 20 जुलाई तक आ जाएगी। तो ये सब तो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हो गई, लेकिन मुख्य रूप से आपको किस पर ध्यान रखना है, तो अपने प्रिपरेशन पर, कि जब भी हो, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, अगर नवंबर में एग्ज़ाम होगा तो और भी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाएगा, अगर 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा तो कट ऑफ जितना रहता है उसी के आसपास रहना चाहिए। अगर सीटें SDM वगैरह की नहीं आती है तो एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ता जाएगा। 67वीं का कट ऑफ इसीलिए इतना हाई चला गया क्योंकि एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो रहा था, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, हेडलाइन को कवर करेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। आज का द हिंदू का आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट है वो। ANRF के बारे में है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल लाया गया है। उसके अलावा डिजिटल भारत निधि ये भी आया है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। भारत और रूस का रिलेशन भी है। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय जाएंगे रूस की यात्रा पर और कल उनका राजकीय यात्रा का वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्राम वगैरह भी है। देखिए हेडलाइन क्या है द हिंदू का, कि न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो 20 साल के सबसे लो पर पहुंच गया है। पिछले जो क्वार्टर रहा अप्रैल से जून का, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर रहा, इस 3 महीने के क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च होता है, फिर अप्रैल टू जून होता है। तो इस 3 महीने के क्वार्टर के दौरान जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो लगभग में 9 के बराबर हुआ है, बहुत ही कम हो गया है। इसका रीज़न जो बताया है एक्सपर्ट महोदयों ने, उन्होंने बताया है कि इस दौरान लोकसभा का इलेक्शन था और लोकसभा के इलेक्शन में इस बार जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी श्योरिटी नहीं थी कि वो वापस करेगी ही करेगी। सरकार कमज़ोर हुई है पहले से और लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो प्राइवेट प्लेयर्स है वेट एंड वॉच के मूड में थे। वेट करो और देखो कि क्या परिणाम निकल रहा है, उसके पश्चात निवेश करना है। तो जो एक्सपर्ट हैं, जैसे इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ के हवाले से लिखा है कि जो आने वाले समय होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आने वाला क्वार्टर होगा उसमें आपको निवेश ज़्यादा दिख सकता है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। इस बीच में अनसर्टेनिटी थी, इस कारण से निवेश कम हुआ है। इन सब टॉपिकों से सामान्य तौर पर सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। जहाँ सवाल पूछा जाता है उसको तो हम लोग करेंगे ही। उसके अलावा पता ही होगा जम्मू कश्मीर में आपका ऑपरेशन चल रहा है, कई सारे आतंकवादियों ने वहाँ पर हमले किए थे छुप छुप का। वीडियो देखा मैंने एक NDTV पर, जिसमें था कि अलमारी के पीछे इन्होंने बख्तर बनाया हुआ था और उसमें छुप कर रह रहे थे ये लोग। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है आर्मी मैन के लिए इन सब ऑपरेशन में, और 2 तो शहीद भी हो गए हैं, है ना। तो ये न्यूज़ था आज का, एक बुरा न्यूज़ से शुरुआत हुआ आज के दिन की। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते द हिंदू के आर्टिकल को, समझते हैं उसको कि क्या है ये आर्टिकल और क्या इसमें चर्चा की गई है और वहाँ से एग्ज़ाम में आपके क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, और अगर आपको रेगुलर तैयारी करना हो 70 का या 71 का, किसी का भी, 70 का तो कम समय बचा हुआ है, अगर आप 71 BPSC का सोच भी रहे हैं तो आंसर राइटिंग से जुड़िए। अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा आपको और रेगुलरिटी हो जाएगी कम से कम। ये चीज़ होता है फ़ायदा कि आप रेगुलर हो जाएंगे। अभी से ही रोज़ लिखेंगे, रोज़ लिखेंगे, तो लिखते क्या होता है ना कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है, पढ़ते पढ़ते समझ में आने लग जाता है। जब आप लिख रहे होते तो पढ़ और लिख दोनों रहे होते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो केवल आप पढ़ रहे होते हैं। तो 70 BPSC के लिए तो उतना पहले मैंने शुरू नहीं किया था, लेकिन 71 के पहले ही शुरू कर दिया ताकि अगले साल के मई जून तक आप बिल्कुल रेडी रहें कि भाई मेरा मेंस और PT दोनों तैयार है, मैं तो फाइट करने को तैयार हूँ। तो आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखिए आर्टिकल क्या है आज का, जो आर्टिकल आया वो है ANRF प्लान के बारे में। अब ये क्या है भाई, ये क्या है,
तो इसको बोलते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्या फंड क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ANRF बिल लाया गया था अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में लाया गया और ये पारित हो चुका है। उम्मीद बहुत ज़्यादा की जा रही थी कि ये जब बिल आएगा तो देश में रिसर्च वगैरह का जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन अंततः जो ये क्रिटिसाइज करने वाले हैं विनय पांडे जी, प्रोफेसर हैं GNU के, इनके अनुसार जब उम्मीद बहुत ज़्यादा की जा रही थी कि ANRF आने के पश्चात से देश में अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती है, चीन हमसे इसमें बहुत ज़्यादा आगे है, अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे है, उसके क्षेत्र में भारत भी अपना अच्छा खासा काम कर पाएगा। लेकिन इनके जो क्रिटिसाइज़र हैं, इनके अनुसार ये जो बिल है ये भी एक मात्र सरकारी एक डिपार्टमेंट बनकर रह गया, जो इस एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उसको फुलफ़िल करने में अभी तक सफल साबित नहीं हो पाया है। तो ANRF बिल क्या है, क्या क्या इसके प्रावधान हैं, क्या इसमें बोला गया था, कितने मेंबर की इसकी गवर्निंग बॉडी होती है, वो सब जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रहे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सवाल पूछे जाने की श्योरिटी 90% से ज़्यादा है इस टॉपिक से, ANRF से। जल्दी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ इस तरह के टॉपिक को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा। देश में एक नए बॉडी का सृजन किया गया है एक्ट के द्वारा, जिसका काम होगा रिसर्च को बढ़ावा देना। तो अगर आप इससे सवाल की उम्मीद नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे। रही बात हमारे GDP की, तो GDP का अगर हम कंपेयर करेंगे तो भारत जो है मात्र 0.समथिंग%, आई थिंक 1 या 2% है, 1 या 2% के आसपास ही हम GDP का रिसर्च पर खर्चा करते हैं, जबकि हमने उम्मीद किया हुआ है कि रिसर्च पर कम से कम GDP का 4% खर्च करेंगे। अमेरिका तो 9% से ज़्यादा के करीब में खर्च करता है और चीन भी 6% के आसपास में कम से कम खर्च कर रहा है अपने रिसर्च पर GDP का। तो ये हमारे लिए एक चिंता का सबब है कि हमारे देश में, मैंने एक सप्ताह पहले भी आपको बताया था कि भारत में एजुकेशन का मतलब रह गया, भले ही आप IIT IIM से लेकर ग्राउंड लेवल तक जाएं, एक ही चीज़ रह गया, नौकरी पाना। जबकि रिसर्च और डेवलपमेंट जो होता है नौकरी नहीं होता है, ये एक त्याग तपस्या होता है, जिसका माहौल अपने देश में है ही नहीं। यूनिवर्सिटीज़ बड़े बड़े और बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो उतने रिजल्ट नहीं दे पा रहे जितना उनको देना चाहिए था। जबकि हमारे कंपेयर में जो अलग अलग इकॉनमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है हम, अमेरिका पहले नंबर पर है रिसर्च पर, दवा के खर्च करता है। चीन दूसरे नंबर पर है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा खर्च करता है। जापान तीसरे नंबर पर है, ये भी रिसर्च में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। चौथे नंबर पर जर्मनी का नाम आता है, ये भी रिसर्च में खूब खर्च करते हैं। यानी कि भले हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हैं, लेकिन सस्टेनेबल इकॉनमी नहीं बन पाए अभी भी। सस्टेनेबल इकॉनमी का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर इकॉनमी नहीं बन पाए। हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बहुत ही ज़्यादा है और रिसर्च नाम की चीज़ तो अपने देश में होता ही नहीं है कहीं भी। कुछ नया तो हम बनाते ही नहीं हैं। नया के नाम पर फूड ऐप बना लेते हैं, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, एजुकेशन के ऐप बना लेते हैं, कुछ भी नया हम नहीं बना पा रहे। प्राइवेट सेक्टर तो भारत में रिसर्च करती ही नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इनमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिसर्च में खूब पैसा खर्चा करती है। भारत में प्राइवेट सेक्टर रिसर्च में पैसा खर्चा नहीं करती। जो मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बता रहा हूँ आपको के। तो चलिए इस बॉडी को समझते हैं, ANRF को समझते हैं, कब लाया गया, क्या क्या प्रावधान है, कितने मेंबर की गवर्निंग बॉडी है, किस मंत्रालय के तहत में, क्या इसके कार्य हैं। ओके, ध्यानपूर्वक देखिए क्या क्या है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक को 2023 के 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करता है। इसके तहत गठित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भंग करता है। विधेयक में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना का प्रावधान किया गया है इस एक्ट में। NRF के कार्य क्या होंगे? NRF देश में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देगा: गणित सहित प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस पर यह रिसर्च करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, या ANRF पूरा बिल का नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये पूरे बिल का नाम है
और इस बॉडी का नाम है NRF, जिसको इसके तहत में क्रिएट किया जाएगा। NRF की प्रमुख कार्यों में शामिल है अनुसंधान और विकास R&D के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि, दीर्घकालिक रोड मैप तैयार करना, कार्यक्रम तैयार करना, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान अनुसंधान और विकास संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाना और उनकी फंडिंग करना, वित्त पोषित करना भी काम होगा। ये प्रावधान आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाकर यही आपसे पूछ लेगा और आप वहाँ पर सोचेंगे कि कहाँ से सवाल आया है, यहीं से सवाल पूछा जाता है। अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अनुदान प्रदान करना, अनुसंधान को पूंजी गहन प्रौद्योगिकी में अनुवाद का समर्थन करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा फाउंडेशन और निवेश को प्रोत्साहन, यानी कि जो देश के निजी सेक्टर हैं, प्राइवेट हैं, जिनके बारे में अभी मैंने आपको पहले इसीलिए बताया था, कुछ ही बकवास नहीं करता हूँ, मैंने आपको इसीलिए बताया कि भारत में प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो निवेश कम करते हैं, वो रिसर्च में निवेश कम करते हैं, अनुसंधान वगैरह को कम प्राथमिकता देते हैं केवल भारत में। तो उनको शामिल करना, उनको और सरकारी क्षेत्रों को मिलाकर देश में रिसर्च का एक माहौल बनाना, वैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों और खर्च का वार्षिक सर्वेक्षण करना भी इसका काम होगा। फंड क्या है इसके लिए? तो फाउंडेशन को निम्नलिखित माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। अब इसको भी तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा भाई, पैसा कहाँ से आएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। फंड को दान, इसको कोई दान भी दे सकता है, डोनेशन भी ले सकती है। फाउंडेशन द्वारा प्राप्त राशियों के निवेश से आय, ये अपने राशियों से निवेश से भी आय सृजित कर सकती है। 2008 के अधिनियम के तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष की सभी राशियां जो होंगी वो भी इसी के पास में जाएंगी। तो यानी कि गवर्नमेंट डोनेशन भी दे सकते हैं, कोई किसके पास बहुत पैसा है तो वो डोनेट कर देते हैं। तो ये सब माध्यम होंगे इसके पैसा जनरेट करने का। फाउंडेशन द्वारा आवंटन उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित निधियों का गठन किया जाएगा। वेतन भत्ते प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन निधि। फाउंडेशन द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मकता को वित्तपोषित करने के लिए नवाचार निधि होगा। 2008 के अधिनियम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए विज्ञान व इंजीनियरिंग अनुसंधान निधि भी होगा। निधि की यानी कि कोष, यानी कि उसका फंड हो गया। ओके, किसी विशिष्ट परियोजना अनुसंधान के लिए एक या अधिक विशेष परियोजना निधि भी होगा। केंद्र सरकार इन निधियों के उपयोग के लिए नियम निर्धारित करेगी। CAG फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट करेगा। वार्षिक ऑडिट यानी कि ईयरली ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो कैग के द्वारा किया जाएगा। कैग के द्वारा किया जाएगा कि सही से कार्य हो रहे हैं या कहीं इसमें घोटाला तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं गलत जगह पर तो पैसा नहीं लगाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? तो कैग का काम होगा। ठीक है। गवर्निंग बॉडी कौन कौन होगा? अब यहाँ से सवाल बनता है गवर्निंग बॉडी कितने मेंबर का होगा, कौन कौन सदस्य होंगे? तो NRF का एक गवर्निंग बॉडी होगा जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। सबसे ऊपर कौन होंगे इस बॉडी में? प्रधानमंत्री महोदय खुद होंगे। बोर्ड फाउंडेशन को रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा, कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। बोर्ड के अन्य सदस्य होंगे विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षा के केंद्रीय मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके जो मंत्री महोदय होंगे वो उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री खुद होंगे। प्रधानमंत्री के प्रमुख साइंटिफिक सलाहकार जो वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में होते हैं वो भी इसके सदस्य होंगे और सचिव के रूप में होंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव जो हैं, जो अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। तो ये मुख्य रूप से हो गया आपका गवर्निंग बॉडी। बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति या नामित कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहें, प्रधानमंत्री महोदय अगर चाहें तो किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं इस बोर्ड में और किसी को भी हटा सकते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं व्यावसायिक संगठन या उद्योगों से अधिकतम 5 सदस्य, उद्योग धंधों से व्यवसाय से जुड़े हुए 5 लोग, सामाजिक विज्ञान मानविकी में से 1 सदस्य हो सकते हैं, सोशल साइंस और इनसे जुड़े हुए 1 सदस्य हो सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी से अधिकतम 6 विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है। अध्यक्ष एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर सकता है, यानी कि अध्यक्ष एक CEO भी नियुक्त कर सकता है। जिस प्रकार से नीति आयोग का CEO प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार से NRF का CEO भी प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री खुद होते हैं, NRF के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री खुद ही होंगे। दोनों बॉडी में सिमिलैरिटी है, बस एक चीज़ खासियत है कि ये जो है केवल और केवल रिसर्च को डेडिकेटेड होगा, जबकि नीति आयोग जो है वो बहुत सारे चीज़ों को डेडिकेटेड है। नीति आयोग में मुख्यमंत्री और वो सभी सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिसर्च से जुड़े हुए लोग ही केवल सदस्य होंगे। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री, उसके अलावा प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और भी विभागों के सचिव महोदय होंगे।
प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, इंजीनियरिंग क्षेत्र से लोग होंगे, सामाजिक क्षेत्र से लोग होंगे, सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अगला है कि इसका एक कार्यकारी परिषद भी होगा, एग्जीक्यूटिव एक काउंसिल भी होगा। इसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जिसका काम होगा वित्तीय सहायता के अनुदान के आवेदन पर विचार करना, वित्तीय सहायता के आवेदन, सहायता का विस्तार, आवश्यकता सहायता को रद्द करना के संबंध में सब कुछ निर्धारित करना, फाउंडेशन का बजट तैयार करना, खातों का रखरखाव करना, ये सब इसका काम होगा। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे। ये जो कार्यकारी परिषद होगा, कार्यकारी परिषद जो होगा इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री जी के जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। ये कृपया करके ध्यान में रखें, दोनों में अंतर को ध्यान में रखें। गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होंगे, वहीं पर एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी बॉडी होता है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार होंगे। ये था पूरा ANRF नामक चिड़िया और उसके बारे में सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। यहीं से सवाल पूछा जाएगा, आवश्यकता क्यों है इस बॉडी की? क्योंकि हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट 9 के बराबर में है, होता ही नहीं है। जो कुछ भी होते हैं वो किस क्षेत्र में होते हैं? तो थोड़े बहुत कृषि के क्षेत्रों में होता है, और आपने देखा होगा कि डिफेंस के सेक्टर में DRDO वगैरह या इसरो जो है वो स्पेस के सेक्टर में करते हैं। बाकी लोगों से जुड़े हुए सेक्टर में सामान्य तौर पर कोई रिसर्च अपने यहाँ पर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कोई रिसर्च नहीं होता अपने यहाँ पर। वैज्ञानिक और नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन सब क्षेत्रों में तो रिसर्च होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि गिफ्ट सिटी के बारे में समझेंगे, इसको क्या हो रहा है, कुछ धांधली टाइप का हो रहा है। और एक चीज़ और, 70 BPSC को लेकर अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आज टेस्ट होगा अगला, और इकोनॉमिक्स का है, उसके बाद से साइंस एंड टेक का 2 पेपर होगा, फिर हम लोग फुल लेंथ शुरू कर लेंगे। तो अगर आप जुड़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। आपके सवाल बहुत ही अच्छे रहते हैं, BPSC के हिसाब से सवाल रहते हैं, रिलेवेंट टाइप के, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान। इकोनॉमिक्स का पेपर कठिन नहीं था, बच्चों ने पढ़ा नहीं था, इसलिए उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो खैर चलिए आ जाइए, अगर आपको जुड़ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूँगा। देखिए क्या है कि रेड फ्लैग रेज्ड ओवर द रनवे, क्या लिखा हुआ है भाई? तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि सिल्वर का जो इम्पोर्ट होता है, आप बस मर्म को समझिए, सिल्वर का जो इम्पोर्ट हो रहा है UAE से वाया गिफ्ट सिटी। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये गिफ्ट सिटी क्या है? कि सीरिया का नाम है, इसको ही समझेंगे हम लोग। बाकी ये सिल्वर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। दुनिया में सिल्वर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? सिल्वर के लिए किस देश को जाना जाता है? तो मैक्सिको देश है जहाँ पर चांदी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे जिस प्रकार से चिले जिसको चिले बोलते हैं स्पेनिश में, चिली, ये किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए जाना जाता है ना। जिस प्रकार से मलेशिया को किसके लिए जाना जाता है? मलेशिया को टीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये सब पता होना चाहिए आपको, किस देश को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। जो वैश्विक में आपका ज्योग्राफी है, भूगोल है, विश्व का भूगोल है, उसमें उद्योग धंधों से सवाल पूछा जाता है। इनको पढ़कर जाइएगा एग्जामिनेशन में। अगर कहीं से कुछ ना पढ़ना हो तो जो घटना चक्र में विश्व ज्योग्राफी के MCQ हैं, नदियाँ हो गई, जनजातियाँ हो गई, उद्योग धंधे हो गए, अगर आप उसको 3 बार लगा लेंगे ना, एक सवाल आपका नहीं छूटेगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि सभी जगहों से सवाल लगभग पूछा जा चुका है। बस आपको उसको रिवाइज करना होता है और उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। इतना भी अगर आप कर लेंगे NCERT MCQ या घटना चक्र में से, तो आपका मोर देन इनफ होगा। चलिए यहाँ पर वापस आ जाते हैं, पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो UAE से गोल्ड और सिल्वर के जो इंपोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग में 210% के करीब में बढ़ गया है। 210%, 2 गुने से भी ज़्यादा का बढ़ गया है। लेकिन इसमें कुछ कमियां देखी जा रही हैं। तो जो भारत के अलग अलग एजेंसियां हैं उन्होंने जांच पड़ताल शुरू किया है कि भाई क्या हो रहा है, ये कहीं इससे देश को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। गिफ्ट सिटी के वाया इनको इंपोर्ट किया जा रहा है। और जो एक संस्था है उस संस्था का नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इसने बोला है अपने रिपोर्ट में कि कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है जिसकी जांच यहाँ पर की जानी चाहिए थी। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भारत और UAE के बीच में साइन किया गया पैक्ट, किसको लेकर? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। और भारत के जो देश के अंदर के भाग हैं वहाँ पर ही भारी मात्रा में चांदी को सस्ते में आयात करके देश महंगा बेचा जा रहा है और भारत सरकार को कस्टम और ड्यूटीज़ में भारी नुकसान हो रहा है, टैक्स भी सही से नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ कंसर्न जाहिर किए गए। इस कंसर्न से आपके सवाल नहीं बनते। आपके सवाल किससे बनते हैं? सवाल आपके बनेंगे गिफ्ट सिटी के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और भारत UAE पैक्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि भारत और UAE ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया था 2022 ईस्वी में।
जिसके पश्चात से भारत और यूएई के बीच में काफ़ी सारे हिस्सों पर बजा जो व्यापार का हिस्सा है उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रावधान भी किया गया था। ओके, तो ज़रा देखते हैं कि भाई गिफ्ट सिटी क्या है। छोटा सा ही टॉपिक है, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, गिफ्ट सिटी की अवधारणा को इसलिए लाया गया था कि कई बार क्या होता है ना, देश के भीतर जो अलग अलग रूल रेगुलेशन हैं उनके कारण वैश्विक व्यापारी जो हैं, वैश्विक व्यापारी वो किसी भी देश में निवेश से थोड़ा सा कतराते हैं, बचते हैं कि भाई निवेश ना किया जाए, या कई बार टैक्सेशन के कारण से वो नहीं आते हैं निवेश लेकर, या कई बार और भी ज़्यादा रूल रेगुलेशन जो कस्टम से आधारित होता है इसके कारण से वो देश में नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए गिफ्ट सिटी की अवधारणा लाई गई, और गिफ्ट सिटी का अवधारणा का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर बाकी देश से नियम कानून रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, और व्यापारिक माहौल को समर्थन करने वाले नियम कानून बनाए जाते हैं और लागू किया जाता है। जैसे गिफ्ट सिटी में व्यापारियों को अधिक छूट मिलती है, कई बार कस्टम से छूट मिल जाती है उनको, कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर रूल और रेगुलेशन से उनको थोड़ी सी मुक्ति मिल जाती है। इस कारण से देश का जो आयात और निर्यात है वो बढ़ता है। इसीलिए दुनिया भर की सभी गवर्नमेंट, दुनिया भर के जितने भी बड़े देश दिखेंगे उनके यहाँ पर गिफ्ट सिटी या उससे मिलता जुलता कुछ प्रावधान होता ही है, जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान होता है। वैश्विक बाज़ार में वैश्विक खिलाड़ी, वैश्विक व्यापारी यहाँ पर आसानी से आ जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर समझाऊँ तो पूरे गुजरात में शराब जो है वो बैन है, पूरे गुजरात में शराब जो है वो बैन है, गांधी जी का राज्य है। लेकिन गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में ही स्थित है, यहाँ पर शराब बेचा जा सकता है और कंज्यूम किया जा सकता है। ये सहूलियत क्यों दी जाती है? ताकि हम उसको जैसे गिफ्ट सिटी को अलग माहौल डेवलप कर सकें, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस कम हो, व्यापार को सुगमता दी जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, और उस व्यापार सुगमता से क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, देश में निवेश आते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बढ़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने सुनाया है, जैसे दुबई है, तो दुबई के रूल रेगुलेशन बाकी यूएई के रूल रेगुलेशन से अलग होता है, अलग है। क्यों? क्योंकि दुबई को वैश्विक ट्रेड हब के रूप में डेवलप करना चाहती थी वहाँ की सरकार, तो उसने थोड़े बहुत बदलाव किए थे। जो कुछ कठोर कानून होते हैं वो वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। उसी प्रकार से गिफ्ट सिटी की भी अवधारणा भारत में अपनाई गई थी। देखिए क्या है, गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसका फुल फॉर्म है ये, ध्यान रखिएगा। गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इसमें एक बहु सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ शामिल है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC, ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र DTA, ये तीनों इसमें लागू है। गिफ्ट सिटी को न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवा हेतु एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, और इसी के तौर पर इसको डेवलप करना चाहती है। IFSC भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवा, वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक है। शहर में सामाजिक बुनियादी ढांचों में स्कूल और अलग अलग चीज़ों को डेवलप किया जाता है। वॉक टू वर्क, इतना कम दूरी पर सारे ऑफिस होने चाहिए घर से कि आपको गाड़ी की आवश्यकता ना पड़े, आप घर से निकलकर वॉक करके अपने ऑफिस जा सकते हैं। तो ये जो नई नई अवधारणा होती है व्यापारियों के लिए सुगम बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें IFSC हो गया, उसके अलावा जो अभी DTA मैंने आपको समझाया, ट्रेड कस्टम से रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन में छूट दी जाती है, व्यापारियों को काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर छूट मिलती है। इस कारण से यहाँ पर भारी मात्रा में निवेश भी होता है, रोजगार भी सृजित होता है। तो गिफ्ट सिटी की अवधारणा यही है, लेकिन अभी वर्तमान में हमें कुछ चुनौती देखने को मिल रहा है। उस चुनौती का भी समाधान निकाल लिया जाएगा कि भाई इसके कारण से देश के कस्टम्स को कुछ ज़्यादा ही नुकसान ना झेलना पड़े, तब ये भी इसका काट निकाला जाएगा। अगला टॉपिक है भारत और रूस के संबंधों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री आज पहुँचेंगे रूस, और भारत के प्रधानमंत्री की रूस की राजकीय यात्रा है, और कोशिश की जा रही है कि भारत और रूस के जो व्यापारिक संबंध हैं, जिसमें व्यापारिक संबंध हमारा 9 के बराबर में, बहुत कम है हमारा व्यापारिक संबंध, केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, भारत और रूस के व्यापारिक संबंध को। साथ में रूस और चीन की जो नज़दीकी बढ़ रही है, इसको लेकर कंसर्न भी जाहिर किया जाए, और रूस के साथ हमारी मित्रता को गहरा भी किया जाए। इसी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा है, और बहुत ही विशेष यात्रा है, सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। जब उनका यात्रा संपन्न होगा तो रूस का हम लोग ज्योग्राफी हम लोग अध्ययन करेंगे, रूस का भूगोल भी
देख लेंगे। समय की कसौटी पर खरी उतरी है भागीदारी। शीत युद्ध के समय से हमारे संबंध हैं और महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने इस भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी, जबकि भारत ने विकासशील देश के एक अंग और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक नेता के रूप में निकटता से सहयोग किया था। किसके साथ में? तो यूएसएसआर के साथ में। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ नज़दीकी में चला गया था, यूएसए के साथ अलग अलग एलाई में शामिल हुआ था, और हमने रूस के साथ अपनी नज़दीकी की, लेकिन नज़दीकी हमेशा एक दूरी के साथ में हमने नज़दीकी बनाई, यानी कि हम कभी उसके एलाई नहीं बने, हम कभी उसके पिछलग्गू नहीं बने, हमने हमेशा सहयोग का और बराबरी का रखा था नाता, और वो आज भी है। ओके, 1971 में इंडियन सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया गया भारत पाक युद्ध के पृष्ठभूमि में। इसमें क्या था कि अगर भारत पर अटैक होता है तो रूस पर अटैक माना जाएगा, और इसलिए रूस ने अपना जहाज़ जो है वो भारत बांग्लादेश युद्ध के समय, बांग्लादेश वॉर के समय रूस ने अपना जहाज़ अमेरिका के जहाज़ को काउंटर करने के लिए बे ऑफ बंगाल में भेजा था। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा, डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रूस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। अक्टूबर 2000 में भारत रूस संबंध द्विपक्षीय संबंध के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उन्नत स्तर के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र को प्राप्त किया था। 2000 ईस्वी में साइन किया गया था डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रसिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ये सब कालक्रम में लगाने के लिए आपको दे सकता है कि इनको एक सीक्वेंस में लगाइए कि कब किसको साइन किया गया था। इंटरनेशनल रिलेशन से पीटी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। ओके, जैसे अमेरिका के साथ है कॉमकासा, लेमोआ, ये सब अलग अलग उनके साथ में ट्रीटी साइन किया हुआ है, तो वो भी पूछा जाता है। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक समझौता साझेदारी, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ये दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान इसको हमने साइन किया था। अगला है ऊर्जा सुरक्षा। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार में से एक है और हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो भारत सक्रिय रूप से रूसी सुदूर पूर्व रसिया फार ईस्ट से हाइड्रोकार्बन का आयात से संलग्न है। फार ईस्ट यानी कि व्लादिवोस्तोक हो गया, यहाँ पर है ये, है ना। यहाँ से रूस से बड़ी मात्रा में भारत जो है वो ऊर्जा के चीज़ों को आयात करता है। परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी भारत और रूस के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को डेवलप किया गया था। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किसके सहयोग से बनाया गया है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो रूस के सहयोग से बनाया गया है, रूस के सहयोग से बनाया गया है। आर्थिक अभिसरण, रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, 7th पोजीशन पर है, जबकि स्ट्रेटजिक रिलेशन हमारे पहले पोजीशन पर आता है रूस। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यवहार 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करते हुए 45 बिलियन तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी उसमें बहुत देरी है, पहुंच गया है मतलब। अगला देखिए क्या मतलब कि हमने ये लक्ष्य रखा था कि भाई 2030 तक हम 30 बिलियन ले जाएंगे, लेकिन युद्ध जब से शुरू हुआ ना यूक्रेन का रूस का, तब से तेल के कारण और अलग अलग चीज़ों के कारण रूस की निर्भरता भारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारे जो थे हमारे लक्ष्य वो ऑलरेडी पार कर चुके हैं हम। आने वाले समय में इसको 100 बिलियन डॉलर करने की भी कोशिश की जा रही है। दोनों देशों 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है, लेकिन इसको भी पार कर जाएगा, क्योंकि रूस जो है ये लंबे युद्ध में फंसा हुआ है और पूरे दुनिया में से कहीं से उसको कुछ नहीं मिलता है जल्दी, या तो चीन देता है या तो भारत देता है। भू राजनीति को संतुलित करना, चीन की आक्रामकता का प्रति संतुलन करना, ये भारत के लिए काफ़ी अहम है रूस के साथ रिलेशन, क्योंकि चीन को काउंटर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है हमें। बहुध्रुवीयता के पक्ष समर्थक, रूस और भारत दोनों ही बहुध्रुवीय वर्ल्ड यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर का तात्पर्य क्या होता है कि केवल अमेरिकी गुट नहीं होगा, केवल अमेरिकी गुट नहीं होगा, बल्कि भारत का अपना गुट होगा, चीन का अपना गुट होगा, रूस का अपना होगा, अमेरिका का अपना होगा। तो मल्टीपोलर हो गया ना। सिंगल पोलर जो था पहले एक ही पोलर था, उससे अब मल्टीपोलर हो गया। शीत युद्ध के दौरान बाईपोलर था, या तो रूस के पक्ष में या तो अमेरिका के पक्ष में। कुछ गुट निरपेक्ष देश थे, लेकिन उनकी कोई खास अहमियत नहीं थी। मॉस्को लंबे समय से सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता आ रहा है, लेकिन बीजिंग इसका हमेशा से विरोध करता आ रहा है। दीर्घकालिक रक्षा संबंध एग्रीमेंट ऑन द प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन द्वारा निर्देशित है। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में 47% की हिस्सेदारी रखता है, जो कभी 75% का था। भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और कई सारे अलग अलग अभियानों के द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों से हथियार आयात को बढ़ावा दिया है। एक जगह जो हमारी निर्भरता थी उसको कम किया है हमने। हालांकि ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा आयातित हथियारों में उसके 65% तक हिस्सेदारी रही है। थल सेना में T-72, T-90 ऐसे रूसी टैंक और इसके ज़मीनी हमलावर विमान जैसे MiG-21, सुखोई 30, MiG-29 विमानों के विभिन्न वेरिएंट जो हैं वो रूस से हमने लिए हैं। अभी वर्तमान में हमने हाल फिलहाल में S-400 जो है
ये सिस्टम इसी से ख़रीदा है। और पनडुब्बियाँ ये सब जो हमारे पुराने थे और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ये सब हमने रूस के सहयोग से डेवलप किया था। तो ये भारत और रूस का संबंध का ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, डिजिटल भारत निधि, गवर्नमेंट फ्रेश अटेम्प्ट टू इम्प्रूव रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी। डिजिटल भारत निधि का ड्राफ्ट लाया गया है। ड्राफ्ट का मतलब भारत सरकार सोच रही है, अभी रफ खाका खींचा गया है, इसका ड्राफ्ट लाया गया है और इस ड्राफ्ट पर डिस्कशन के लिए पब्लिक में इसको रखा गया कि 2-3 दिनों तक आप इसको पढ़कर अपना भी राय दे सकते हैं। डिजिटल भारत निधि DBM, ओके, इसको लाया गया। अब ये जो निधि होगा ये किसकी जगह पर लाया जाएगा? इससे पहले USOF, अब ये क्या बोला है भाई? इसका मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में समझें, क्योंकि इसी के स्थान पर अभी DBM को लाया गया, लेकिन DBM का खाका अभी तक स्पष्ट नहीं है। खाका स्पष्ट होने दीजिए, पारित होने दीजिए, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग किसको समझेंगे डिटेल में? USOF को समझेंगे, जिसको हटाया गया है, ओके। और इस तरह की बॉडी की आवश्यकता क्या होती है? देखिए, तो जो प्राइवेट कंपनियां काम करती है वो एक ही चीज़ के माध्यम से काम करती है, मार्केट ड्रिवेन फोर्स। जो मार्केट ड्रिवेन फोर्स होता है उसी के द्वारा वो केवल और केवल काम करती हैं। मतलब यानी कि उनको जहां लाभ प्राप्त होगा वहीं पर वो अपने टेलीकॉम सेक्टर का विस्तार करेंगे। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा टावर दिखेंगे, ज़्यादा उपभोक्ता होते हैं, ज़्यादा सुविधाएं दिखेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में टावर कम दिखेंगे, कम उपभोक्ता होते हैं, लाभकारी नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार ने USOF ये अवधारणा लाया 2000 ईस्वी के आसपास। देखेंगे कब है, 2001 या 2003 है। और इसके तहत में क्या किया गया अभी मैं दिखाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये अनिवार्य किया गया कि इस फंड में कंपनियां पैसा डालेंगी और रूरल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। रूरल क्षेत्रों में टेलीकॉम के डेवलपमेंट के लिए इस फंड में से पैसा को खर्च किया जाएगा और रूरल क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, फ़ोन कनेक्टिविटी, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये लाया गया था इसकी में। अब उसकी जगह पर डिजिटल भारत निधि लाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, जिसमें भी यही सब प्रावधान किया गया, लेकिन इसके प्रावधान थोड़े से इससे डेवलप किए गए। जो USOF की कमियां थी उसको दूर करने का DBM में, डिजिटल भारत निधि में कोशिश किया गया है। तो जब DBM पारित हो जाएगा, जब ये फुल फाइनल हो जाएगा, तभी इससे सवाल आपसे पूछा जाएगा। फिलहाल आपसे सवाल किससे पूछा जा सकता है? USOF से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, भाई क्या है ये, कब लाया गया था, क्या इसके प्रावधान है, क्यों इस तरह की चीज़ें आवश्यक होती हैं देश में, ओके। उसके पश्चात हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर को समझेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ा हुआ भारत सरकार का जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसका रिपोर्ट आया, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बताया गया है कि देश में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर किस किस राज्यों में है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है अनौपचारिक क्षेत्र, जो औपचारिक नहीं, अनौपचारिक क्षेत्र। समझेंगे क्या होता है, अंतर भी समझेंगे औपचारिक अनौपचारिक में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और वेस्ट बंगाल में उसके पश्चात, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, MP, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का नाम आता है। ये भारत सरकार के मंत्रालय का एक रिपोर्ट है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है कि वहाँ पर सरकारी ढांचे में शामिल अभी भी उद्योग धंधे कम हैं और ऐसे उद्योगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो सरकारी ढांचे में शामिल नहीं है। सरकारी ढांचे का मतलब यहाँ पर अगर कोई है तो रजिस्टर नहीं है, पहली बात तो उद्योग। रजिस्टर के साथ साथ यहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो न्यूनतम मजदूरी का पालन नहीं होता होगा। उसके अलावा इनको बीमा की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाती होगी, इनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता होगा जो मजदूर काम करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर उनको कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर लैंगिक बैलेंस को नहीं देखा गया होगा, यहाँ पर लैंगिक बैलेंस नहीं देखा गया होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर वर्क प्लेस को लेकर रूल रेगुलेशन लागू नहीं होगा। जब भी कोई कंपनी या कोई भी छोटा मोटा उद्योग भी सरकार के तहत में रजिस्टर होती है तो उसके लिए भारी लंबा चौड़ा रूल रेगुलेशन होता है। उन सभी चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। किसी को हटाने का प्रावधान क्या है आपके यहाँ पर, किसी को नियुक्ति करने का प्रावधान क्या है, मजदूरी कितना देते हैं आपको अपने एम्प्लॉय को हेल्थ बीमा देना ही देना पड़ता है। जैसे आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो आपका हेल्थ बीमा रजिस्टर हो जाता है। आपका जो पेंशन है उसका स्कीम कोई ना कोई लागू करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के इतने सारे पेंशन में स्कीम है, किसी एक को आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब फॉर्मल सेक्टर के उदाहरण होते हैं जो सरकार के तहत में रजिस्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जो इन सब रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके बगल के घर में, आपके घर के आसपास या गाँव में कहीं पर टेंट हाउस कोई काम कर रहा है, रेवेन्यू तो वो भी जनरेट कर रहे हैं, पैसा तो वो भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ काम करने वाले लोगों की कोई जॉब सिक्योरिटी या कुछ भी नहीं होता है।
तो इस तरह के एक उदाहरण दिया, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। तो इस तरह के उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इन्फॉर्मल सेक्टर भारत में रोजगार बहुत ज़्यादा देते हैं, उत्तर प्रदेश टॉप पर है। फिर वेस्ट बंगाल का नाम आता है, आप ईयरली देख भी सकते हैं, 12.99 से 13.83% हो गया, यानी कि बढ़ गया इन्फॉर्मल सेक्टर, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि किस राज्य में कौन कौन टॉप पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है जो भारत सरकार का स्टैटिक मतलब कि सांख्यिकी मंत्रालय, उसके द्वारा जारी किया गया है। हम लोग जरा इन्फॉर्मल फॉर्मल सेक्टर भी देखेंगे और USOF को भी समझ लेते हैं। ओके, देखिए क्या है कि डिजिटल भारत निधि क्या है। ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार का नया प्रयास है। ये डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती USOF की जगह लेगी। ये दूरसंचार कंपनी से जुटाए गए फंड का एक पूल है। दूरसंचार की कंपनियां जितनी हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे वो आइडिया, वोडा हो, चाहे वो कौन सी है, तो एयरटेल हो, BSNL को तो ख़त्म ही कर दिया। जब इन सब ने महंगा किया प्लान तो लोगों का BSNL याद आ रहा है। भारत सरकार ने जानबूझकर BSNL को ख़त्म कर दिया है। BSNL 4G के लिए स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 2016 में जब 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी तो BSNL को उससे बाहर कर दिया सरकार ने। पता है क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका बोलबाला हो सके, सरकारी कंपनी को ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसीलिए BSNL को 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी से बाहर कर दिया गया था। भारत सरकार ने अपनी ही कंपनी को 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी से बाहर कर दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि 2016 से पहले तक भी BSNL सभी कंपनियों को टक्कर देती थी, लेकिन 2016 के पश्चात जब से 4G लॉन्च हुआ, BSNL को गायब कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला बन गया। आपने ये भी गौर किया होगा, अगर आप 2010-2011 के आसपास से फ़ोन यूज कर रहे होंगे तो उस समय कितनी कंपनियां होती थी। उस समय टाटा की टेलीनॉर होती थी, यूनिनॉर होती थी, एयरटेल होती थी, कितनी सारी MTS होती थी, एयरसेल होती थी। तो जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे ना, तो दाम जो है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते थे, सबसे सस्ता प्लान किसका है, और उसमें आप स्विच कर जाते थे। लेकिन मार्केट में मोनोपोली बनाया गया, जैसे जियो की मोनोपोली, एयरटेल की मोनोपोली, और वोडा आइडिया ने मिलकर मोनोपोली में हिस्सा लेना चाहा। नहीं तो भारत सरकार और सरकारी नीतियां जो थी वो केवल 2 ही कंपनी देश में रखने की थी। BSNL को भी ख़त्म कर दिया गया। अब सारी कंपनी, ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास मार्केट का 95% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। आपके पास कोई भी सिम होगा, इन्हीं तीनों में से एक का सिम होगा आपके पास में, इन्हीं तीनों में से एक का होगा गारंटेड। और इनको भारत सरकार, इन्होंने एक ने दाम बढ़ाया, जियो ने, एयरटेल ने बढ़ा दिया, वोडा आइडिया ने बढ़ा दिया। आपके पास में अब विकल्प ही नहीं बचा है। ठीक है, विकल्प ही नहीं बचा है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी टेलीकॉम कंपनियां, इनसे फंड जुटाया जाता है। फंड में पैसा जमा करो भाई, पैसा जमा करो, और इस पैसे का उपयोग ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में टेलीकॉम डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। यूनिवर्सल USOF क्या है? USOF इस बात की सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों तक आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्वक पहुंच सुनिश्चित हो जाए। इसकी स्थापना 2002 में संचार मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये एक गैर व्यक्तिगत निधि है, व्यक्तिगत नहीं होता है। इससे पैसे अगर आए हैं तो जमा ही रहेंगे, वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। नॉन लैप्सबल, ओके, अर्थात लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च न की गई राशि व्यक्तिगत नहीं होती है और अगले वर्षों के खर्च के लिए प्रयोग की जाती है। इस फंड के सभी प्रकार के क्रेडिट के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, संसद से अनुमोदन के बिना इसमें से खर्चा नहीं किया जा सकता है। इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त हुआ था। कब इसको स्थापित किया गया था? तो 2002 में इसको स्थापित किया गया था। आर्थिक नेटवर्क विस्तार और ICT सेवाओं को बढ़ावा देना, कम्युनिकेशन सेवाओं को, सामाजिक एक्सपो गैप को समाप्त कर कम सेवा वाले और आज से मतलब ऐसे जगह जहां पर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है उसको जोड़ना, कनेक्टिविटी करना। राजनीतिक नागरिकों को सूचना के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना। संवैधानिक लक्षित सब्सिडी के माध्यम से दूर संचार डिजिटल क्रांति के लाभ का वितरण, राष्ट्रीय संसाधनों का उचित आवंटन, ये सब सुनिश्चित करना USOF का काम है। महत्व क्या है? तो महत्व इसका ये है कि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन BPT, ग्रामीण सामुदायिक फ़ोन, ग्रामीण घरेलू टेलीफोन, मोबाइल बुनियादी ढांचे को स्थापित करना, सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से ये काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना USOF का सबसे मुख्य काम यही है। ओके, तो इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे कि USOF का मुख्य काम क्या है, तो सभी कंपनियों से पैसा इकट्ठा करना कि भाई साहब बहुत कमाते हो, पैसा जमा करो इस फंड में,
और इस फंड का उपयोग कहाँ पर करना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को, दूर संचार को बढ़ावा देने के लिए इस फंड का उपयोग करना, यही यूएसओएफ का काम है। अगला है आपका औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है। औपचारिक क्षेत्र फॉर्मल सेक्टर कहलाता है। औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ता जिसने नौकरी पर रखा है, नियुक्त यानी कि कर्मचारी के बीच एक औपचारिक अनुबंध होता है, एक उनके बीच में डील होता है, जो पूर्व निर्धारित कार्य शर्तें बॉन्ड होता है। कार्य और शर्तों, इस क्षेत्र में एक ही वातावरण में काम करने वाले लोगों का संगठित समूह शामिल होता है और वे कानूनी या सामाजिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। जैसे कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर कंपनी आपने ज्वाइन किया तो जो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा था उसमें अच्छा खासा टर्म एंड कंडीशन सब कुछ लिखा रहता है। देखा होगा आपने ज्वाइनिंग लेटर, कभी आपको आया ईमेल पर, कॉलेज से अगर कैंपस लगा होगा तो आपका आया होगा, तो उस पर डिटेल में सब कुछ लिखा होता है। तो वो क्या है, आपके बीच में बॉन्ड साइन हो रहा है कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब रूल रेगुलेशन कंपनी का फॉलो करना पड़ेगा और कंपनी ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगी। जैसे आपको कभी भी हटाने से पहले इन्फॉर्म किया जाता है, आप छोड़ भी सकते हैं अपनी इच्छा से। ये सब प्राइवेट कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। अनौपचारिक क्षेत्र में व्यक्तियों या परिवार के स्वामित्व में संचालित सभी अनिगमित निजी उद्यम शामिल होते हैं, जो स्वामित्व या साझेदारी का आधार वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री संलग्न होते हैं और कोई भी अनुबंध इसमें शामिल नहीं होता है। नियोक्ता और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और जिसने हायर किया है उसके बीच में कोई भी इसमें रिलेशन, फॉर्मल रिलेशन नहीं होता है। अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित हाल के प्रमुख पहले ई श्रम पोर्टल, श्रम संहिता, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम किसान सम्मान निधि, भारत का अनौपचारिक कामगार वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन, ये कुछ सरकारी और वैश्विक समर्थन है जो अनौपचारिक क्षेत्रों को प्रदान किया जाता है। डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर और सबसे ज़्यादा अनौपचारिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक तो आज कुछ है ही नहीं, आज के न्यूज़पेपर में यही सब टॉपिक था। थैंक यू सो मच। जुड़िए आंसर राइटिंग से और बीपीएससी टेस्ट सीरीज से। चैनल छोटा है, कंटेंट नहीं, कंटेंट बहुत अच्छा है हमारा, ये हम जानते हैं, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है। सुबह से इन चीज़ों को तैयार करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं एक पेपर को तैयार करने में, कि भाई क्या रखा जाए क्वेश्चन, क्या नहीं रखा जाए। अच्छा खासा डिस्कशन होता है, उसके कारण से मेरा कॉपी चेक करने का भी काफ़ी सारा काम पीछे हो जाता है। तो ऐसे ही हवाई चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ही मेहनत से बना हुआ कंटेंट मिलेगा आपको। कॉपी चेक की तो बात ही मत कीजिए, वो तो शानदार होता है। तो अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको, और जुड़ने के लिए मैं बस बोल ही सकता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच।